हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 601 शंगगुआन देहुई की ईमानदारी अत्यंत रक्षात्मक। 1 शांत। नी यांग उसे बहुत शांत लग रही थी। शंगगुआन देहुई को तो यह भ्रम भी हो गया था कि नी यांग को पहले से ही पता था कि वह क्या कहने वाला है। यद्यपि वह बच्चा केवल 18 वर्ष का था, उसने शंगगुआन देहुई को एक अकथनीय उत्पीड़न की भावना दी, एक प्रकार की भावना जो एक अपराधबोध से ग्रस्त छात्र को अपने शिक्षक को देखते समय होती है, लेकिन उसे वह शिक्षक होना चाहिए था। शंगगुआन देहुई ने अपना कप उठाया और चाय का एक घूंट लिया। अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करते हुए वह अपने मन में सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन कर रहा था। नी यांग ने भी जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने कप में कॉफी को धीरे से हिलाया। शंगगुआन देहुई के बोलने से पहले कुछ नहीं कहा। यद्यपि माहौल शांत था, फिर भी यह अजीब नहीं था। जब तक सभी व्यंजन परोसे नहीं गए, तब तक शंगगुआन देहुई ने अंततः कहा, यांग। हाँ, आगे बढ़ो। नी यांग ने अपने हाथ से चांदी का चम्मच नीचे रखा और शंगगुआन देहुई की ओर देखा। बोलते समय दूसरे व्यक्ति की आंखों में सीधे देखना बुनियादी सम्मान दर्शाता है। चूंकि शंगगुआन देहुई को उससे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे वह सम्मान दिखाना पड़ा जो एक जूनियर को मिलना चाहिए। यांग, तुम्हारी माँ और मैं वास्तव में 20 साल से भी अधिक समय पहले मिले थे, जब मैं एक लॉगिंग फार्म में एक युवा मजदूर था। शंगगुआन देहुई ने शांति से नी यांग को नीकुईहुआ के साथ अपने अतीत के बारे में बताया, बेशक उस हिस्से को छोड़ दिया जहां उन्होंने मजाक किया। बाद में मैं उसे ढूंढने के लिए कई जगहों पर गया। शायद यह किस्मत ही थी कि हम साथ नहीं रह पाए। एक झलक पाने के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। धीरे धीरे शंगगुआन देहुई की घबराहट खत्म हो गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान नी यांग ने कोई विशेष भावनाएं नहीं दिखाईं। वह हमेशा शांत और चुप रही, एक श्रोता की तरह। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नीकुईहुआ और शंगगुआन देहुई के बीच कल इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। इससे पता चलता है कि वे एक दूसरे को वर्षों पहले से जानते थे। भाग्य सचमुच अजीब है, शंगगुआन देहुई ने आगे कहा। मेरा नाम शंगगुआन देहुई है। मैं 43 साल का हूं और वर्तमान में किंगहुआ विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। मेरी माँ अभी भी जीवित है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी पत्नी कई साल पहले प्रसव के दौरान मर गई थी। मैं अब अविवाहित हूँ और मैं आपकी माँ नीकुईहुआ से शादी करना चाहता हूँ। यह सही है। वह नीकुईहुआ का पीछा करना चाहता था। वह 20 साल से अधिक समय पहले गुजरे अपने युवा वर्षों का कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहते थे। नी यांग अचंभित रह गया। हालांकि वह तैयार थी, लेकिन उसने शंगगुआन देहुई से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं की थी। प्रेम 2 लोगों के बीच होता है। बच्चों को अपने माता पिता के प्रेम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शंगगुआन देहुई ने उसे यह सब इसलिए बताया क्योंकि वह अपनी बेटी की स्वीकृति चाहता था, जिससे पता चलता है कि शंगगुआन देहुई नीकुईहुआ का सम्मान करता है और इस रिश्ते को बहुत महत्व देता है। प्यार में सबसे महत्वपूर्ण बात सम्मान है। इससे यह भी साबित होता है कि शंगगुआन देहुई एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं है। यदि वह स्वार्थी होता तो उसे यह सब नहीं बताता। नी यांग ने हल्की मुस्कान दी। अंकल शंगगुआन, किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात आपसी सहमति होती है। मैं अपनी माँ नहीं हूँ, मैं उनके लिए बोल नहीं सकती, उनके लिए निर्णय लेना तो दूर की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस बारे में उनसे बात करनी होगी। नी यांग दिल से बोल रही थी। वह नीकुईहुआ के भावनात्मक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब तक दूसरे व्यक्ति का चरित्र अच्छा है और उसका कोई गलत इरादा नहीं है, तब तक भले ही नीकुईहुआ किसी भिखारी से प्यार कर ले, नी यांग आपत्ति नहीं करेगी। इसके अलावा नी यांग की शंगगुआन देहुई पर बहुत अच्छी छाप थी। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि शंगगुआन देहुई नीकुईहुआ को खुशी दे सकता है, इसलिए उसने शंगगुआन देहुई द्वारा नीकुईहुआ की खोज का विरोध नहीं किया। एक क्षण के लिए शंगगुआन देहुई को अपनी सुनने और देखने की क्षमता पर सवाल उठने लगा। क्या नी यांग नाराज नहीं है? वह नीकुईहुआ का पीछा करना चाहता है
और नी यांग बिल्कुल भी नाराज नहीं है। उन्होंने कई एकल अभिभावक परिवारों को देखा था जहां बच्चे तब विरोध करते थे जब एक अभिभावक नया साथी ढूंढना चाहता था, जिसमें लिन फांग के साथ का समय भी शामिल था, जब चांग यू ने भी थोड़ा प्रतिरोध दिखाया था। उसने शुरू में सोचा था कि शंगगुआन जू और शंगगुआन शी पहले से ही काफी समझदार बच्चे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नियांग उनसे भी ज्यादा समझदार थी। शंगगुआन देहुई नियांग के विरोध के लिए भी तैयार थी और उसने सोच लिया था कि उसे मनाने के लिए क्या कहना है। तो यांग, तुम मेरी ओर से तुम्हारी माँ का पीछा करने के खिलाफ नहीं हो, है ना? नहीं, मैं नहीं, नियांग ने आगे कहा। उसने पहले हिस्से में काफी मुश्किलें झेली हैं। मुझे उम्मीद है कि बाद का हिस्सा उसके लिए थोड़ा मीठा हो सकता है। लेकिन एक बात है जो मैं पहले कहना चाहता हूँ। जैसे ही वह इस बिंदु पर पहुंची, नियांग एक पल के लिए हिचकिचाई। आगे बढ़ो यांग। नियांग ने कहा, मेरी माँ एक सरल व्यक्तित्व वाली व्यक्ति है, अन्यथा उन्हें अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में इतना भयानक धोखा नहीं मिला होता। अंकल शंगगुआन, अगर आप उनका दिल जीत सकते हैं तो कृपया उनके साथ अच्छा व्यवहार करना सुनिश्चित करें। अगर नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस वाक्य में चेतावनी का संकेत छिपा था। अध्याय 602 शंगगुआन देहुई की ईमानदारी, अत्यंत रक्षात्मक 2। उसी क्षण नियांग ने अपने हाथ में रखे चांदी के चम्मच को एक हाथ से मोड़ दिया। वह मजाक नहीं कर रही थी। अगर शंगगुआन देहुई ने निकुई हुआ को धमकाने की हिम्मत की तो वह उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। शंगगुआन देहुई को नियांग से ऐसी उम्मीद नहीं थी और वह एक पल के लिए अचंभित रह गया। इस बच्चे का व्यवहार 18 साल के बच्चे से भिन्न था। वह एक अनुभवी ओवरसियर की तरह थी, जिसकी डरावनी छवि किसी को भी अनजाने में ही सिहरन पैदा कर सकती थी। यहां तक कि एक शिक्षक के रूप में भी उसे एक अनाम दबाव महसूस हुआ। यांग, चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी माँ सहमत है, मैं अपने जीवन के बाकी समय में उसकी रक्षा करने का वादा करता हूँ, बिना उसे थोड़ी सी भी परेशानी के। शंगगुआन देहुई की भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता था। उसने अपने आधे जीवन काल में जो खोया था उसे वापस पा लिया था। अपमान की तो बात ही छोड़िए, उसने निकुई हुआ को एक आंसू भी नहीं बहने दिया। नियांग ने सिर हिलाया, तो कृपया याद रखें कि आपने आज क्या कहा था, अंकल शंगगुआन। मैं कसम खाता हूँ। शंगगुआन देहुई ने 3 उंगलियां उठाईं। अगर मैं आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो स्वर्ग मुझ पर 5 वज्र गिराए। भोजन समाप्त होने के बाद नियांग ने अलविदा कहने का प्रस्ताव रखा। शंगगुआन देहुई ने हंसते हुए नियांग को रेस्तरां से बाहर निकाला। शंगगुआन परिवार के पास वापस आते समय शंगगुआन देहुई के चेहरे पर मुस्कान थी। देहुई, आज तुम अच्छे मूड में हो। शंगगुआन की बूढ़ी औरत भीतरी कमरे से बाहर आई। माँ। शंगगुआन देहुई को अच्छे मूड में देखकर बूढ़ी महिला शंगगुआन ने फिर से एक पुराना विषय उठाया। माँ ने पिछली बार तुमसे कुछ कहा था, तुमने उस पर क्या सोचा है? इस दुनिया में हर कोई लिन फैंग जैसा नहीं है। तुम सिर्फ एक लिन फैंग की वजह से सबको नहीं छोड़ सकते। शंगगुआन देहुई को स्वाभाविक रूप से पता था कि बूढ़ी महिला शंगगुआन किस बारे में बात कर रही थी। उसने कहा, माँ, चिंता मत करो, कभी कभी भाग्य ऐसा आता है कि आप उसे रोक नहीं सकते। जैसे कि अब। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह दया से दोबारा मिलेगा। उसने हमेशा सोचा था कि उसे दोबारा देखने के लिए उसे परलोक तक इंतजार करना पड़ेगा। स्वर्ग पतला नहीं है। बूढ़ी महिला शंगगुआन अचंभित रह गई। शंगगुआन देहुई के विचारों से कुछ हद तक हैरान। देहुई, तुम्हारा क्या मतलब है? शंगगुआन देहुई ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको परेशान कर दिया है। ऐसा दोबारा नहीं होगा। बूढ़ी महिला शंगगुआन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, देहुई, क्या तुम्हारे बाहर कोई है? शंगगुआन देहुई ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे एक मौन सहमति के रूप में लिया गया। अपनी माँ को बताओ कि वह लड़की कौन है। बूढ़ी महिला शंगगुआन बहुत उत्साहित थी। शंगगुआन देहुई ने कहा, माँ, इतनी जल्दी खुश मत होइए। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। पहले मुझे उसका दिल सुरक्षित करने दीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी महिला शंगगुआन और भी अधिक उत्साहित हो गई। बहुत बढ़िया।
वाकई बहुत बढ़िया। अब मैं मरकर भी चैन से सो सकता हूं। शंगगुआन देहुई ने कहा, मां, ऐसे अशुभ शब्द मत कहो। ठीक है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। अगले कुछ दिनों में शंगगुआन देहुई समय समय पर नी परिवार में दिखाई देगा, और वह हमेशा तब प्रकट होता था जब नी कुईहुआ को उसकी सबसे अधिक जरूरत होती थी। उदाहरण के लिए, जब घर का फ्यूज जल गया, नी यांग घर पर नहीं थी, कोई भी इसे बदल नहीं सकता था। या जब छोटी नी यूं उसे बुला रही थी, लेकिन बर्तन में अभी भी दलिया पक रहा था। नी यांग अक्सर घर पर नहीं होती थी और घर में एक पुरुष की जरूरत होती थी। हालांकि शंगगुआन देहुई एक शिक्षक थे और उनमें विद्वान होने का भाव था, लेकिन वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। आखिरकार जब वे युवा थे तो वे भी काफी ताकतवर थे। पानी लाना, लकड़ियां काटना, यहाँ तक कि खेत से सब्जियां तोड़ना भी। भले ही शंगगुआन देहुई अक्सर नी परिवार के पास आता था, लेकिन गांव में कोई भी गपशप नहीं करता था। नी कुईहुआ एक अच्छा इंसान था और नी यांग ने अक्सर गांव वालों की मदद की थी। हर कोई उम्मीद करता था कि नी कुईहुआ को खुशी मिल सके। बिना पुरुष के घर कैसे चल सकता है? जबकि जिंगुआ गांव में कोई गपशप नहीं थी, पड़ोसी गांवों में बहुत गपशप थी। जियाओ जुआंग का पारिवारिक खेत पड़ोसी गांव के न्यू ईयर के पारिवारिक खेत के ठीक बगल में था। जियाओ जुआंग की मां एलोवेरा के पौधों की देखभाल कर रही थी, जबकि न्यू ईयर की मां चावल की कटाई कर रही थी। न्यू ईयर की मां ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपका एलोवेरा अब सचमुच 2.5 सेंट प्रति पाउंड में बिक सकता है? शियाओ जुआंग की मां ने सिर हिलाया, बिल्कुल, हमारे परिवार ने कई बैच बेचे हैं। अगर यह लाभदायक नहीं होता तो हम इसे क्यों उगाते? न्यू ईयर की मां ने ईर्ष्या से कहा, इस दर पर एलोवेरा उगाना चावल उगाने से कहीं ज्यादा लाभदायक है। मैं बस यही चाहती हूं कि हमारे गांव को भी ऐसी ही किस्मत मिले। जियाओ जुआंग की मां ने गर्व से उत्तर दिया, खैर, आपके गांव में हमारे जैसा कोई भाग्यशाली सितारा नहीं है। अब पड़ोसी गांवों में कौन नहीं जानता था कि जिंगुआ गांव में नियांग नाम का एक भाग्यशाली सितारा था। अध्याय 603 शंगगुआन देहुई की ईमानदारी, अत्यंत रक्षात्मक 3। न्यू ईयर मामा ने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव के लकी चार्म की मां को पुरुषों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है। जियाओ जुआंग की मां, जियाओ जुआंग के पिता जवान और जोशीले हैं और अच्छे दिखने वाले भी। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें उसे कहीं और से किसी दुष्ट महिला के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए। इन शब्दों में उकसावे की भावना थी। यदि व्यक्ति भोला भाला हो तो वह आसानी से बहकाया जा सकता है। दरअसल न्यू ईयर मामा खास तौर पर माहौल को बिगाड़ने के लिए आई थी। हाल ही में नी कुईहुआ शंगगुआन देहुई के साथ नजदीकी बढ़ा रही थी, जिसका वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। अब जिंगहुआ गांव में हर कोई पैसा कमा रहा था, कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? अगर जिंगहुआ गांव के ग्रामीण नी कुईहुआ से झगड़ते हैं तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। उस समय वे हस्तक्षेप कर सकते हैं और भाग्यशाली आकर्षण उनका हो जाएगा। न्यू ईयर मामा गांव के मुखिया की बहू थी। उसकी योजना बहुत ही चतुराईपूर्ण थी। जियाओ जुआंग की मां भी मूर्ख नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, पाह जांग यिनफेंग, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो। इससे पहले कि तुम झुको, मुझे पता है कि तुम बकवास करने वाले हो। उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। जांग यिनफेंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जियाओ जुआंग की मां, ऐसे अप्रिय तरीके से बात मत करो। मैं बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं। उस महिला को देखो, वह अच्छी नहीं है। विधवा होने के बावजूद भी वह चुलबुली है और महिलाओं के नियमों का पालन नहीं करती है। जांग यिनफेंग, जियाओ जुआंग की मां ने अपने हाथ में कैंची नीचे रखी, जांग यिनफेंग के पास गई, उसकी कलाई पकड़ी और गुस्से से कहा, आज अपनी बात स्पष्ट करो। कौन छेड़खानी कर रहा है? कौन महिलाओं के नियमों का पालन नहीं कर रहा है? नी कुईहुआ हमेशा दयालु और एक अच्छा इंसान था। जियाओ जुआंग की मां किसी को भी इस तरह से उसका अपमान करने की अनुमति नहीं देगी। जांग यिनफेंग जियाओ जुआंग की मां की प्रतिक्रिया से हैरान रह गया और तुरंत खुद भी क्रोधित हो गया। क्या हुआ? लू चुनमियाओ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। नी कुईहुआ वास्तव में इधर उधर घूम रही है, जैसा उसे करना चाहिए वैसा व्यवहार नहीं कर रही है।
वह बेशर्म लोमड़ी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे मारो। आगे बढ़ो, चेहरे पर निशाना लगाओ। झांग यिनफेंग ने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। लू चुनमियाओं को जिंगुआ गांव में एक शांत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। क्या वह उसे मारने की हिम्मत करेगी? क्या मजाक! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झांग यिनफेंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ गया। झांग यिनफेंग चिल्लाया, आह! तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। झांग यिनफेंग स्वभाव से ही एक कर्कश महिला थी। जब वह गाली देना शुरू करती थी तो वह खुद को रोक नहीं पाती थी। उसके मुंह से निकलने वाले अपशब्द बहुत ही कठोर थे। वह अब जमीन पर बैठी हुई थी, गालियां दे रही थी और रो रही थी, हर संभव तरीके से लू चुनमियाओं का अपमान कर रही थी। इस हंगामे के कारण खेतों में काम कर रहे बहुत से लोग वहां आ गए और यह तमाशा देखने लगे। वहां इतने सारे लोगों को देखकर झांग यिनफेंग ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह वही थी जिसे मारा गया था। सभी ने लू चुनमियाओं की आलोचना की और कहा कि किसी को मारना अनुचित है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि लू चुनमियाओं को झांग यिनफेंग को स्वास्थ्य क्लिनिक ले जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों में जिंगुआ गांव और पड़ोसी गांव दोनों से लोग थे। सभी को झांग यिनफेंग का पक्ष लेते देख लू चुनमियाओं ने अपना आपा खो दिया। आप सभी चाहते हैं कि मैं इस महिला से माफी मांगूं। आप मुझसे यह क्यों नहीं पूछते कि मैंने उसे क्यों मारा? जिंगुआ गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, चाहे कोई भी कारण हो, लोगों को मारना स्वीकार्य नहीं है। कॉमरेड झांग यिनफेंग, निश्चिंत रहें, जिंगुआ गांव के लोग समझदार हैं। यह सुनकर झांग यिनफेंग तुरंत चौंक गया। फर्श पर दर्द से कराहने का नाटक करते हुए लू चुनमियाओं से जिम्मेदारी लेने की मांग की। पाह! मैं तुम्हारी मां के लिए जिम्मेदार हूं। लू चुनमियाओं ने गांव के मुखिया की ओर देखा। मुखिया, क्या आप जानते हैं कि इस महिला ने यांगयांग की मां के बारे में क्या कहा? उसने यांगयांग की मां को लोमड़ी कहा, उस पर छेड़खानी करने और महिलाओं के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। यह सुनते ही ग्राम प्रधान के चेहरे पर तुरंत परिवर्तन आ गया। आसपास के गांव वालों ने भी अपना चेहरा बदल लिया और एक के बाद एक लू चुनमियाओं के पीछे खड़े हो गए। उसने निकुईहुआ का अपमान करने का साहस किया। निकुईहुआ उनके गांव के भाग्यशाली आकर्षण की मां थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लू चुनमियाओं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि झांग यिनफेंग को एहसास नहीं हुआ कि वह गलत थी और उसने मामले को उलझाना जारी रखा। क्या? लोमड़ी को लोमड़ी नहीं कहा जा सकता। वह वास्तव में छेड़खानी कर रही है, महिलाओं के नियमों का पालन नहीं कर रही है। आप सभी अपने पुरुषों से सावधान रहें, उन्हें उस लोमड़ी के चंगुल में न फंसाएं। झांग यिनफेंग अधिक से अधिक उत्साहित थी। अंत में उसके मुंह से सभी प्रकार के कठोर शब्द निकल गए। बदबूदार औरत, फिर से बोलो। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जो ग्रामीण मूल रूप से झांग यिनफेंग की मदद कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी आस्तीन चढ़ाई और आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि वे उसे पीटने वाले थे। झांग यिनफेंग अचंभित रह गया, जल्दी से उठ खड़ा हुआ और गांव के मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ली, अपने गांव के इन अनियंत्रित लोगों को देखो। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा। अध्याय 604 शंगगुआन देहुई की ईमानदारी अत्यंत रक्षात्मक 4। गांव के मुखिया ली ने अचानक झांग यिनफेंग को अपने पीछे से खींच लिया। झांग यिनफेंग लड़खड़ाते हुए लगभग गिर पड़ा और अविश्वास से ग्राम प्रमुख ली की ओर देखने लगा। वह इस बात से कुछ उलझन में थी कि ग्राम प्रधान ने अचानक अपना व्यवहार क्यों बदल दिया। क्या उसने उसे एक नेक चेहरे के साथ समर्थन देने का वादा नहीं किया था? गांव के मुखिया ली ने झांग यिनफेंग की ओर देखा और गुस्से से कहा, कॉमरेड झांग यिनफेंग, क्या आप समझाना चाहेंगे? षड्यंत्रकारी और विकृत व्यवहार से आपका क्या मतलब है? महिलाओं के सद्गुणों का पालन न करने से आपका क्या मतलब है? कॉमरेड निकुईहुआ अब अकेली हैं। एक अकेली महिला के रूप में उन्हें अपनी खुशी चुनने का पूरा अधिकार है। चीन को आजाद हुए दशकों हो चुके हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम किंग राजवंश में रह रहे हैं, जहां विधवाओं को पवित्रता का जीवन जीना चाहिए? अगर मुझे सही से याद है तो आपकी अपनी छोटी बहन ने कुछ समय पहले ही पुनर्विवाह किया है। तो आपके मानकों के अनुसार वह एक मोहक महिला है ना? अगर वह मोहक महिला है तो इससे आप क्या बन जाती हैं? एक मोहक महिला की बहन?
कॉमरेड झांग यिनफेंग, क्या आप जानती हैं कि आप जो कर रही हैं उसे क्या कहते हैं? इसे बदनामी कहते हैं। इसके कानूनी परिणाम होते हैं। फिर जब गांव के मुखिया ने अपना भाषण समाप्त किया तो जिंगुआ गांव के बाकी ग्रामीणों ने भी यही कहा, बिल्कुल, हम किस युग में रह रहे हैं? पुरुष और महिला समानता, प्रेम की स्वतंत्रता बहुत पहले से स्थापित है। झांग यिनफेंग सिर्फ दूसरों की आलोचना करना जानती है। वह अपनी बहन को भी नहीं देखती। मुझे याद है कि जब उसका पति जिंदा था तब भी उसकी बहन कई पुरुषों के साथ इश्कबाजी कर रही थी। उसे उसकी सास ने बिस्तर पर भी पकड़ लिया था। सच में? क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल। ये शब्द सुनकर झांग यिनफेंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शुरू में गांव के भीतर सद्भाव को बिगाड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने खुद को शर्मिंदा कर लिया। लेकिन झांग यिनफेंग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आसानी से हार मान लेंगे। निकुई हुआ वास्तव में एक मोहक महिला है। बेशर्म, आप सभी एक अच्छे व्यक्ति के दिल को नहीं जानते। आपको एक दिन इसका पछतावा होगा। झांग यिनफेंग के व्यवहार से जिंगुआ गांव के ग्रामीण पूरी तरह से नाराज हो गए। भीड़ अपनी आस्तीनें चढ़ाकर झांग यिनफेंग पर मुक्का मारने के लिए तैयार दिख रही थी। झांग यिनफेंग, हिम्मत हो तो दोबारा कहो। जो कोई भी यांगयांग कीमा को पार करने की हिम्मत करता है, उसे पहले मुझे झो दालान को पार करना होगा। मुझे लगता है कि यह महिला अच्छी पिटाई की हकदार है। उसे अच्छी पिटाई दो और वह ठीक हो जाएगी। तुम मोहक हो, तुम्हारा पूरा परिवार मोहक है। तुम शर्मनाक प्राणी हो। झांग यिनफेंग अवाक रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ग्राम प्रधान ली और गांव वाले निकुई हुआ का इतना जोरदार समर्थन करेंगे। दूसरी ओर, भले ही उसे जिंगुआ गांव के ग्रामीणों द्वारा इस हद तक धमकाया गया हो, लेकिन उसके अपने गांव वालों ने विरोध में पादने की भी हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं है कि वे झांग यिनफेंग का समर्थन नहीं करना चाहते थे, बल्कि झांग यिनफेंग गलत थे। झांग यिनफेंग को किसने कहा कि वह जिंगुआ गांव में उन लोगों को भड़काए जिन्हें उसे नहीं भड़काना चाहिए था? क्या वह इसके लिए नहीं कह रही थी? झांग यिनफेंग जमीन पर बैठे बैठे ही पीछे हट गया। गांव के मुखिया ली ने आगे कहा, झांग यिनफेंग, चलो इस घटना को खत्म करते हैं। अगर हमने तुम्हें फिर से कॉमरेड निकुई हुआ के बारे में बुरा भला कहते सुना, तो हम जिंगहुआ गांव में तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सब लोग चले जाओ, काम पर वापस जाओ। झांग यिनफेंग बहुत क्रोधित था। वह अपने गांव में कब कोई बहस हारी है, और इस बार वह बहुत बुरी तरह हार गई। बस इतना ही। तुम्हारे गांव के लू चुनमियाओं ने मुझे थप्पड़ मारा और तुम बस यही कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना इतना आसान है? झांग यिनफेंग ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और जमीन से उठ खड़ी हुई। गांव के मुखिया ने झांग यिनफेंग की ओर देखा। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? तुम संतुष्ट नहीं हो? अगर नहीं हो तो उस असंतोष को निगल जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिंगुआ गांव के लोगों को धमकाना इतना आसान नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यह एक थप्पड़ जितना आसान नहीं होगा। अगर कुछ हुआ तो हम जिंगुआ गांव के लोग मिलकर इसे सहन करेंगे। ग्राम प्रधान के पीछे खड़े ग्रामीणों ने कहा, ठीक है, हम सब मिलकर इसे सह लेंगे। हिम्मत है तो एक बार और बोलो। इस समय झांग यिनफेंग केवल पीछे हटने का विकल्प ही चुन सकता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब पीछे हटना है। उसके गांव के लोग जिंगुआ गांव के लोगों की तरह एकजुट क्यों नहीं हो सकते? वह जिंगुआ गांव की निवासी क्यों नहीं हो सकती? झांग यिनफेंग अपमानित होकर अपनी दुम दबाकर चली गई। इस बीच लू चुनमियाओ भीड़ के बीच एक नायक की तरह चला। जियाओजुआंग की मां, वह थप्पड़ बहुत संतोषजनक था। झांग यिनफेंग खुद को क्या समझती है कि वह इस तरह से कला पैदा कर सकती है? झांग यिनफेंग पीटे जाने के योग्य है। गांव का मुखिया आगे चला गया और पीछे मुड़कर देखा। आज जो कुछ हुआ उसे हम अपने तक ही सीमित रखें, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, ताकि यांगयांग की मां पर अनावश्यक बोझ न पड़े। गांव के मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या हम इतने अज्ञानी लोग हैं? बिल्कुल, यांगयांग की मां को अंततः रहने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया है। हम उसे डराकर भगा नहीं सकते।
अध्याय 605 शंगगुआन देहुई की ईमानदारी अत्यंत रक्षात्मक 5। गांव के मुखिया ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अगर आप सब लोग इस तरह सोचते हैं तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। नी परिवार के घर में शहर से वापस आने के बाद नियांग ने एक स्प्रे कैन लिया और नए घर के आंगन में पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। पानी का डिब्बा भरते समय उसने अपनी पतली और गोरी कलाई दिखाई। उसकी कलाई पर एक पारदर्शी जेड कंगन सूरज की रोशनी में चमक रहा था। नी कुई हुआ ने उत्सुकता से पूछा, यांग यांग, तुमने यह कंगन कब खरीदा? यह बहुत सुंदर है। नी यांग एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर उसने कहा, मैं आपको बताना भूल गई, यह कंगन मुझे दादी लियू ने दिया था। नी कुई हुआ बहुत हैरान लग रही थी, यह कंगन बहुत कीमती लग रहा है। तुम दादी लियू से इतना कीमती तोहफा कैसे स्वीकार कर सकती हो? दादी लियू एक अकेली बूढ़ी महिला हैं जो मुश्किलों भरा जीवन जी रही हैं। यह कंगन शायद उनकी सबसे कीमती चीज है। नी यांग ने नी कुई हुआ को स्थिति समझाई। मामले की बारीकियों को समझने के बाद नी कुई हुआ ने सिर हिलाया, चूंकि यह दादी लियू की ओर से स्नेह का प्रतीक है, इसलिए आपको इसे संजोकर रखना चाहिए। दादी लियू अकेली हैं, इसलिए हमें भविष्य में उनके प्रति दयालु होना चाहिए। नी कुई हुआ कभी भी दूसरों का फायदा उठाने वालों में से नहीं रही है। अब जबकि ब्रेसलेट हटाया नहीं जा सकता था, तो वह बस इतना ही कर सकती थी कि दादी लियू के साथ और भी बेहतर व्यवहार कर सके। हाँ माँ, मैं समझ गया, नियांग ने आगे कहा। ओह माँ, मुझे आज रात कुछ काम है, मुझे बाद में बाहर जाना पड़ सकता है। नी कुई हुआ थोड़ा हैरान दिखी, बाहर जा रहे हो? लगभग 6 बज गए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? शहर में, नी यांग ने उत्तर दिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? बहुत देर हो चुकी है। नी कुई हुआ थोड़ा चिंतित लग रहा था। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नी यांग ने अपना सिर हिलाया, मैं अपने आप ही प्रबंधन कर सकती हूँ। ठीक है, नी कुई हुआ ने आगे कहा, याद रखना घर जल्दी आना। आज चंद्र महीने सितंबर की 9 तारीख है। अगर नियांग को सही से याद है तो आज ही वह दिन है जब मास्टर के सबसे बड़े प्रशिक्षु के साथ दुर्घटना हुई थी। यद्यपि मास्टर और उनकी पत्नी पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अभ्यास करते हैं, फिर भी उनका एक जिद्दी बेटा है जो मार्शल आर्ट का शौकीन है। बिग ब्रदर एक धनी व्यक्ति के अंगरक्षक के रूप में काम करते समय एक गैंगस्टर के साथ टकराव में मारा गया। नी यांग की याद में ये घटनाएं बहुत गंभीर थीं। तब 2 लोगों की मौत हुई थी, एक बिग ब्रदर और दूसरा उसका नियोक्ता। धुंधली रात में नी यांग सड़क पर बाइक चला रही थी। गाड़ी रोको, झेंग जियांजिंग, जो पिछली सीट पर था, ने अचानक ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। यह सुनकर ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। मुझे कुछ काम निपटाना है, पहले तुम पीछे जाओ। झेंग जियांजिंग ने पीछे की सीट पर पड़े बेच कोट को उठाया, कार से बाहर निकला और ड्राइवर की ओर देखा। जरूर मिस, ड्राइवर ने सिर हिलाया। झेंग जियांजिंग ने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा क्योंकि उसने मो बाइचुआन को देखा था। मो बाइचुआन को मिस्टर मोक के रूप में पहचानने के बाद वह मो बाइचुआन के साथ बातचीत करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। भाई बाइचुआन, झेंग जियांजिंग उसके पास आया और मो बाइचुआन की बाह पकड़ ली। जियांजिंग, मो बाइचुआन की नजर सड़क के अंत में खड़ी आकृति से हट गई। झेंग शियांजिंग ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी और अनायास ही उस दिशा में देखने लगी। देखते ही उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह उसकी है, नी यांग, वही लड़की जिसके बालों का इस्तेमाल मृतक की पत्नी ने पहचान के लिए किया था। झेंग जियांजिंग ने अपना चेहरा अच्छी तरह से छुपाया और धीरे से पूछा, भाई बाइचुआन, आप इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हैं? वह मेरा इंतजार कर रहा है। तभी एक और महिला की आवाज हवा में गूंजी। जब झेंग जियांजिंग ने ऊपर देखा तो उसने भारी मेकअप वाली एक आत्मविश्वासी महिला को देखा। झाओ जिंगरोंग, झाओ जिंगरोंग यहाँ क्यों हैं? झेंग जियांजिंग को अचानक बुरा महसूस हुआ। मिस झाओ, एक दबंग रवैये के साथ झाओ जिंगरोंग ने झेंग जियांजिंग का हाथ मो बाइचुआन की बाह से खींच लिया, अपनी बाह मो बाइचुआन की बाह पर रख दी और विजेता की मुस्कान के साथ मुस्कुराई। बैचुआन, क्या तुमने मिस झेंग से मेरा परिचय नहीं कराया? मो बाइचुआन ने झेंग जियांजिंग को देखा और कहा, यह मेरी प्रेमिका झाओ जिंगरोंग है। क्या? उसने अभी क्या सुना?
झेंग जियांजिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। झाओ जिंगरोंग वास्तव में मो बाइचुआन के साथ है। क्या तमाशा चल रहा है? थोड़े दागी सन डालियान की तुलना में झाओ जिंगरोंग से निपटना बहुत कठिन है। आखिरकार झाओ जिंगरोंग एक उच्च श्रेणी की महिला है। भाई बाइचुआन, तुम उसके साथ कैसे हो सकते हो? झाओ जिंगरोंग ने हल्की मुस्कान दी। माफ कीजिए मिस झेंग, मैं बाइचुआन के साथ क्यों नहीं रह सकता? भाई बाइचुआन, झेंग जियांजिंग ने झाओ जिंगरोंग को देखा। मिस झाओ की सगाई एक बार अंकल मो से हुई थी। वह लगभग आपकी चाची बन गई थी। आप संभवतः उसके साथ कैसे हो सकते हैं? खुद के अलावा झेंग जियांजिंग किसी और को मो बाइचुआन के साथ देखना स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने इतनी बड़ी कोशिश की और 30,000 युआन भी खर्च कर दिए, जिसका फायदा झाओ जिंगरोंग को ही मिला। झेंग जियांजिंग इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? झाओ जिंगरोंग ने हंसते हुए कहा, मिस झेंग, आपकी सोच काफी पुराने जमाने की है। झेंग परिवार के पास संसाधन नहीं है, वे मिस झेंग को बाहरी दुनिया से क्यों नहीं परिचित कराते? जैसा कि आपने कहा, मेरी एक बार मो किशन से सगाई हुई थी। चूंकि सगाई टूट चुकी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पुरुष और महिलाएं अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं। क्या मुझे आपको यह बताने की जरूरत है, मिस झेंग, कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं? या फिर आप यह कह रही हैं, मिस झेंग, कि आपके मन में दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड के बारे में अनुचित विचार हैं? झाओ जिंगरोंग के अंतिम वाक्य में एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। उसके साथ आसानी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। झेंग जियांजिंग के लिए मो बाइचुआन को उससे चुराने की कोशिश करना इतना आसान नहीं होगा। झेंग जियांजिंग का चेहरा सफेद से लाल हो गया। उसने अपना सिर मो बाइचुआन को देखने के लिए घुमाया। भाई बाइचुआन, क्या चल रहा है? दादी और दादाजी मो कभी भी आप दोनों को एक साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। मो बाइचुआन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वह झाओ जिंगरोंग के साथ रहना चाहता है। यदि मो किशेन नियांग के साथ हो सकता है, तो वह झाओ जिंगरोंग के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या नियांग ने यह नहीं कहा कि वह और मो किशन वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं? वह देखना चाहता है कि वे दोनों कब तक अपना अभिनय जारी रख सकते हैं। झेंग जियांजिंग लगभग गुस्से से मर रहा था। भाई बाइचुआन, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? यह गलत है। बाइचुआन, चलो चलें। झाओ जिंगरोंग ने मो बाइचुआन की ओर देखा। ठीक है, मो बाइचुआन ने सिर हिलाया। भाई बाइचुआन, झेंग जियांजिंग अनिच्छा से मो बाइचुआन के कपड़ों से चिपक गया। झाओ जिंगरोंग ने पलटकर झेंग जियांजिंग के हाथों को उंगली दर उंगली अलग किया। मिस झेंग, अगर अभी भी आप में थोड़ी भी इज्जत बची है, तो अपना तमाशा बनाना बंद करें। भले ही आपको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न हो, लेकिन मैडम झेंग को अभी भी परवाह है। झेंग जियांजिंग इतने गुस्से से कांप रही थी कि वह केवल झाओ जिंगरोंग को मो बाइचुआन को ले जाते हुए देख सकती थी। नहीं, वह झाओ जिंगरोंग से बिल्कुल नहीं हार सकती। झेंग जियांजिंग ने झाओ जिंगरोंग की पीछे हटती हुई आकृतियों को देखा। उसकी आंखें जहर जैसी थीं। सितंबर में रातें पहले से ही थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, विशेषकर शाम के समय। नियांग ने अपना बीच कोट कस लिया और आगे गली की ओर चल पड़ी। चांदी सी सफेद चांदनी ने उसके शरीर पर चमक की एक परत चढ़ा दी। गली में सन्नाटा था, कीड़ों की आवाज भी नहीं थी। नियांग काफी देर से यहाँ इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आया। जैसे ही वह सोचने ही वाली थी कि क्या उसने तारीख गलत बता दी है, गली में जल्दबाजी में चल रहे कदमों की आवाज गूंजी। थप थप थप। नियांग ने देखा कि सूट पहने दो आदमी उसकी ओर भाग रहे हैं। गली में कोई लैंप नहीं था, लेकिन चांदनी और अपनी असाधारण इंद्रियों की मदद से उसने तुरंत उन दो आकृतियों को सबसे बड़े मार्शल भाई और उसके नियोक्ता के रूप में पहचान लिया। उनकी सांसों की आवाज सुनकर पता चला कि उनमें से एक घायल हो गया था। नियांग की भौहें सिकुड़ गईं जब वह तेजी से आगे बढ़ी और चलते चलते उसने अपना अवरोधक कोट उतार दिया। आसान मुकाबले के लिए उसने आज चियोंगसम नहीं पहना था, बल्कि उसकी जगह एक सफेद बुना हुआ टॉप, काली पतलून और सफेद स्नीकर्स वाली एक साधारण पोशाक पहन रखी थी। धमाका! उसने अपना कोट एक तरफ फेंक दिया और बेखौफ आगे बढ़ गई। हवा के झोंके ने उसके लंबे,
सुंदर बालों को हिला दिया और जब वह 2 आदमियों के पास से गुजरी तो उसने फुसफुसाते हुए आदेश दिया, जल्दी करो और आगे भागो। पीछे मत देखो, बस बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अध्याय 606 आतंक की एक रात, मौत के जबड़े से छीनी गई। दूसरा अपडेट 1। नियांग के शब्द अभी निकले ही थे कि उनमें से एक ने स्पष्ट रूप से झिझकते हुए अपना सिर उठाकर नियांग की ओर देखा। उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं, जिससे सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। चांदनी में आप उसका पीला चेहरा अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। नियांग ने हल्के से अपनी भौहें उठाईं। पिछले जन्म में उसने अपने वरिष्ठ योद्धा भाई की तस्वीर देखी थी। यह आदमी वह नहीं था। इसी समय स्टील पाइप से लैस एक बदमाश अचानक उनकी ओर दौड़ा। चांदनी रात में स्टील की पाइप ठंडी चमकती थी। अगर किसी के सिर पर इससे चोट लग जाए तो उसका दिमाग इधर उधर बिखर जाएगा और वह वहीं मर जाएगा। नियांग ने ठग की ओर एक नजर भी नहीं डाली और अचानक लात मार दी, जिससे ठग का जबड़ा जा लगा। टकराना। ठग का शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया। उसकी स्टील की पाइप क्रूर बल से हवा में उछल गई। नियांग बिना किसी विचार के लापरवाही से आगे बढ़ी और हवा में गिर रहे स्टील पाइप को सही से पकड़ लिया। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से शानदार थीं। चांद की रोशनी की ओर पीठ करके स्टील की पाइप पकड़े, रोशनी के सामने खड़ी, उसका सिलहूट पतला। चांद की रोशनी ने उसके शरीर पर पवित्रता की एक परत डाल दी थी। उसके चारों ओर एक मजबूत लेकिन डरावना आभा थी। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे डर से भयभीत थे। उस आदमी ने नियांग पर एक नजर डालने के बाद जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं और अपने बगल में खड़े व्यक्ति से कहा, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। वह कमजोरी जिसे वह छुपाने में असमर्थ था, उसकी कोमल आवाज में झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गिर सकता है। ठीक है, दूसरे आदमी ने सिर हिलाया और उस आदमी की मदद करते हुए वे तेजी से गली के प्रवेश द्वार की ओर भागे। इस बिंदु पर नियांग ने अपने पास रखी गोलियों की एक बोतल निकाली और बिना पीछे देखे उसने उसे अपने पीछे फेंक दिया। इसे अपने साथ ले जाओ। गोलियों की छोटी बोतल सही सी एक आदमी की जैकेट की जेब में आ गिरी। वह आदमी थोड़ा स्तब्ध हुआ, लेकिन वह वहीं नहीं रुका, बल्कि बिना पीछे देखे तुरंत भाग गया। जब बदमाशों ने उन लोगों को भागते देखा तो उन्होंने उनका पीछा करना चाहा, लेकिन स्टील पाइप से लैस नियांग को देखकर वे झिझकने लगे। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में डर देखा और किसी ने उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। तभी एक भारी भरकम आदमी पीछे से जबरदस्ती घुस आया। जाओ, तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या हम एक अकेली लड़की से डर रहे हैं? इन शब्दों से प्रेरित होकर सभी ने साहस जुटाया और उस भारी भरकम आदमी के पीछे पीछे चल पड़े। बिल्कुल, इतनी संख्या में होने के बावजूद क्या वे एक अकेली लड़की से डरेंगे? नियांग ने हल्की मुस्कान बिखेरी। उसने अपने हाथ में स्टील पाइप घुमाया और साथ ही एक शानदार बैकस्पिन किक का प्रदर्शन किया। उसकी चालें लगातार बनी रहीं, जिससे ठग को संकोच करने का कोई मौका नहीं मिला। बैंग बैंग बैंग, एक एक करके सभी गुंडे जमीन पर गिर पड़े। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे बढ़े। उन्होंने उस मोटे आदमी को देखा और कहा, भाई भी आओ, हम क्या करें? जैसे ही भाई भी आओ जमीन से उठे, उन्होंने गली के अंत की ओर देखा और फिर नियांग की ओर देखा। उन्होंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर कड़वाहट से कहा, चलो चले। तुरंत ही सभी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे सभी नियांग पर नजर रखते हुए पीछे हट गए और अंतः धूल के बादल में भाग गए। जब कोई विरोधी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका हो तो उसका पीछा करना बुद्धिमानी नहीं है। इसके अलावा ये लोग असली हताश लोग हैं। यह बहुत संभव है कि उनके पीछे और भी लोग हों। नियांग अकेली है और संख्या में कम है। अगर वह लापरवाही से उनका पीछा करती है तो वह जानलेवा खतरे में पड़ सकती है। अब उसे बस यह सुनिश्चित करना है कि उसका वरिष्ठ सैनिक भाई और उसका नियोक्ता सुरक्षित रहे। नियांग ने जमीन पर पड़ा कोट उठाया और उसे लापरवाही से पहन लिया। वह बिना किसी जल्दबाजी के वापस चली गई। चांदनी की रोशनी ने जमीन पर उसकी लंबी परछाई डाल दी।
बाहर एक काले रंग की व्यावसायिक कार खड़ी थी। आप बाहर से बिजनेस कार के अंदर का दृश्य नहीं देख सकते थे, न ही कोई शोर सुन सकते थे। पीछे की सीट पर आलीशान चमड़े के सोफे पर लेटा हुआ आदमी दुबला-पतला और पीला था। उसकी कमर पर खून बहता हुआ घाव साफ दिख रहा था। अधेड़ उम्र का डॉक्टर उस आदमी के पास घुटनों के बल बैठा हुआ था और भौहें सिकोड़ते हुए कह रहा था, श्री डू की हालत इस समय बहुत गंभीर है, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। यह सुनकर तांबे के रंग वाले एक लंबे आदमी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और गुस्से से चिल्लाया, तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मिस्टर डू को अभी बचाओ। आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर ने तुरंत इंजन चालू कर दिया और तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। डॉक्टर ने आगे कहा, अस्पताल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और मुझे यकीन नहीं है कि मिस्टर डू इतने लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। धिक्कार है, वह आदमी गुस्से में था। उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली। फिर तुम्हारा क्या उपयोग है अगर मिस्टर डू तुम्हें अपने पास रखते हैं? डॉक्टर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। किसी ने तुरंत डॉक्टर के लिए हस्तक्षेप किया, भाई वांग, शांत हो जाओ। डॉक्टर का होना न होने से बेहतर है, क्योंकि अस्पताल बहुत दूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर ने तुरंत कहा, मैं अभी भी मिस्टर डू के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार कर सकता हूँ। तभी वांग जेकी ने डॉक्टर को रिहा किया, अगर मिस्टर डू को कुछ हुआ तो तुम भी उनके साथ मरोगे। डॉक्टर बहुत डर गया। उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था और उसके हाथ भी कांप रहे थे। इस समय वांग जिकी को ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, नहीं। दवाई, डॉक्टर ने घुटकी से सांस ली। क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वांग जिकी ने अपनी जेब से एक नीली चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और डॉक्टर के सामने फेंक दी। डॉक्टर ने चीनी मिट्टी की बोतल ली, ढक्कन खोला और उसे सूंघा। उसका चेहरा चमक उठा। यह निंगलू गोली है। सर डू को बचाया जा सकता है। तिरछी नजर से वांग जिकी ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि सर डू इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं? वांग जिकी नियांग को नहीं जानते थे, इसलिए उसे उस पर पूरा भरोसा नहीं था। उसने सरडू को जो दवा दी थी उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर वह उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा भेजी गई एक जासूस थी? अप्रत्याशित रूप से उसने जो दवा दी वह सचमुच काम कर गई। वह वास्तव में कौन है? डॉक्टर ने सिर हिलाया और पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मुझे यकीन है। निंगलू की गोलियों में ठंडक, विषरण और रक्त रोकने वाले प्रभाव होते हैं। यह सरडू के लक्षणों से बिल्कुल मेल खाता है। अभी भी अनिश्चित, वांग जिकी ने बोतल से एक गोली निकाली और डॉक्टर को दे दी। आप पहले एक खा लो। डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा, यह निंगलू गोली बहुत कीमती है, अमूल्य है। इस बोतल में सिर्फ 2 ही बची हैं। चिकित्सक की दयालुता। जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है उनके लिए यह गोली चीनी की गोली जितनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह जान बचा सकती है। अगर मैं तुम्हें इसे खाने के लिए कहूं तो बस खा लो। वांग जिकी ने जबरदस्ती डॉक्टर का मुंह खोला और उसमें निंगलू की गोली ठूंस दी। असहाय महसूस करते हुए डॉक्टर ने गोली निगल ली। यह देखकर कि डॉक्टर ने बिना किसी प्रतिक्रिया के गोली निगल ली, वांग जिकी ने राहत महसूस की और फिर सरडू को शेष गोली निगलने दी। निंगलू गोली का प्रभाव बहुत अच्छा था। सरडू के इसे निगलने के बाद उनकी कमर से खून बहना धीरे धीरे बंद हो गया। डॉक्टर ने कुछ आपातकालीन उपाय शुरू किए और थोड़ी देर में सरडू ने अपनी आंखें खोली। जिक्की, सरडू ने वांग जिकी की ओर देखा। सरडू, वांग जिकी ने तुरंत सरडू को सहारा दिया। चारों ओर के माहौल को देखते हुए और अपनी कनपटियों पर चुटकी काटते हुए सरडू ने पूछा, क्या उस व्यक्ति की व्यवस्था आपने ही की थी? नहीं, वांग जिकी ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे कमीने आप पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। यह घर का रास्ता नहीं है। सरडू ने खिड़की से बाहर देखा। वांग जिकी ने आगे कहा, आप गंभीर रूप से घायल हैं, हम अब अस्पताल जा रहे हैं। वापस जाओ। क्या? वांग जिकी ने रुककर कहा। अभी भी थोड़ा कमजोर। सरडू कार के दरवाजे पर झुके, उसे ढूंढो। कौन? वांग जिकी ने उलझन में पूछा।
सरडू ने आंखें मूंदकर आलस से जवाब दिया, वह व्यक्ति जिसने आज रात मुझे बचाया। उस व्यक्ति। सरडू ने वांग जीकी को बीच में टोकते हुए कहा, चिंता मत करो, वह वहां से नहीं है। वांग जीकी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसका दिखना बहुत संयोगवश था? उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा था और वह वही मौजूद थी। आधी रात को एक जवान लड़की, वह ऐसी जगह पर कैसे हो सकती है? यह स्पष्टतः एक सुनियोजित कदम था। उसके इरादे नेक नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों से मुलाकात की है। वह वास्तव में सरल नहीं है, लेकिन वह हमारी दुश्मन नहीं है। यह कहने के बाद सरडू ने ड्राइवर की सीट की ओर देखा। जियाओहू, यू टर्न ले लो। हाँ। जियाओहू ने तुरंत अगले चौराहे पर मुड़कर देखा। चीख। तेज ब्रेक की आवाज के साथ कार गली के प्रवेश द्वार पर रुक गई। तभी एक बेज कोट पहने एक व्यक्ति कार के पास से गुजरा। उसके लटकते काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सरडू की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह धीरे धीरे सीधे हुए। मुझे कार से बाहर निकालने में मदद करें। वांग जिकी ने तुरंत सरडू को कार से बाहर निकाला। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, वह व्यक्ति एक काले रंग की सेडान कार में बैठ गया और उसकी टेलाइट्स तुरंत अंधेरी रात में गायब हो गईं। जांचो, वह कार किसकी है? सरडू वांग जिकी की ओर मुड़े। ठीक है। वांग जिकी ने सिर हिलाया और उस दिशा में देखा जहां टेलाइट्स गायब हो गई थी। अध्याय 607। शंगगुआन देहुई साधारण दादा नहीं थे जिन्होंने प्रस्ताव रखा था। 1। सिजियो शहर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। यदि आप एक नजर में यह पता लगाना चाहते हैं कि किसी विशेष वाहन का मालिक कौन है, तो यह आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वांग ज़ेकी ने आगे कहा, खोज का काम मुझ पर छोड़ दो। मास्टर डू, आप अभी भी घायल हैं। क्यों न हम पहले वापस चलें? यह मास्टर डू कोई साधारण मास्टर नहीं थे। वह शंघाई से आया था। उसके पिता एक समय वहां के प्रसिद्ध विदेशी रियायतों में बड़े अधिकारी थे, इतने डरपोक कि उस समय के सैन्य अधिकारी भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इस मास्टर डू को भी अपने पिता की निर्दयता और क्रूरता विरासत में मिली थी। लेकिन दुख की बात है कि सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही है। वह बीमार और कमजोर पैदा हुआ था। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और डॉक्टरों ने भी भविष्यवाणी की थी कि वह 18 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने 18वें जन्मदिन तक जीवित रहा और अब 30 साल का है। एक भटकते हुए भिक्षु ने कहा कि उसे 1 साल बीजिंग में रहना चाहिए और फिर वह अपने बाकी दिनों में स्वस्थ जीवन जी सकेगा। दुर्भाग्यवश बीजिंग पहुंचने के तुरंत बाद ही उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। यह रात अनिवार्यतः नींद रहित होने वाली थी। जब नियांग घर लौटी तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन घर की लाइटें अभी भी जल रही थीं। जैसे ही उसने आंगन का दरवाजा खोला, निकुई हुआ अंदर से बाहर आई। यांग वापस आ गया है। नियांग आश्चर्यचकित थी। माँ, आप अभी भी क्यों जाग रही हैं? निकुई हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बस अंग्रेजी पढ़ रही थी। माता पिता का प्यार असीम सागर है। उसे नींद नहीं आ रही थी, वह नियांग के बारे में चिंतित थी। नियांग ने आंगन का दरवाजा बंद कर दिया। 2 बज चुके हैं। भविष्य में अगर मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं वयस्क हूं और अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। निकुई हुआ ने सिर हिलाया, फिर कहा, यांग, मैंने तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार कर दिया है। जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। ठीक है, नियांग ने कहा। माँ, आपको भी जल्दी सो जाना चाहिए। निकुई हुआ ने न केवल नहाने का पानी तैयार किया था, बल्कि गुलाब की पंखुड़ियां और दूध भी तैयार किया था। नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियां और दूध मिलाने से त्वचा कोमल, चिकनी और गोरी हो सकती है। नियांग हमेशा अपनी त्वचा की देखभाल पर बहुत ध्यान देती हैं, और यही कारण है कि उनकी त्वचा इतनी अच्छी है। हालांकि देर हो चुकी थी, फिर भी नियांग ने गुलाब के दूध से बने शानदार स्नान का आनंद लिया। जब तक वह बिस्तर पर गई, तब तक 3 बज चुके थे। चूंकि वह देर तक जागी रही थी, इसलिए वह अगली सुबह 10 बजे के बाद ही जागी। यांग। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, बाहर से कोई उसे बुलाने लगा।
नी यांग दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी तो देखा कि यह ली रोंगहुआ था। झो वेनहुआ से संबंध तोड़ने के बाद ली रोंगहुआ अधिक स्वतंत्र और उज्जवल हो गया। बहन रोंगहुआ, यांग, क्या तुम बाद में शहर जा रही हो? आज मेरी छुट्टी है और मैं शहर में खरीदारी करने जाना चाहती हूँ। अगर तुम जा रही हो तो हम साथ जा सकते हैं। लड़कियों के लिए हमेशा साथ रहना अच्छा होता है और नी यांग संयोग से जिंगुआ गांव में रहती थी। हाँ, नी यांग ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे पहले अपने बाल धोने होंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ली रोंगहुआ ने नी यांग के साथ यार्ड में प्रवेश किया और उत्सुकता से पूछा, आपके परिवार का नया घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। आप कब इसमें रहने आ रहे हैं? इस विषय पर बात करते हुए नी यांग का नया घर कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हो गया था। नी यांग ने कहा, हम साल के अंत में वहां शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए यह सही समय है। अब जब इसका नवीनीकरण किया गया है तो घर के अंदर की गंध बहुत तेज है। यह बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। ली रोंगहुआ ने सिर हिलाया। हाँ, आपके घर पर यूनियन अभी भी बहुत छोटा है। अपने बाल धोने के बाद नी यांग अपने कपड़े बदलने चली गई। उसने गुलाबी रंग का चियोंगसम पहना था। गुलाबी रंग एक ऐसा रंग है जिसे अच्छे से पहनने के लिए एक खास आकर्षण की जरूरत होती है। अगर इसे बिना किसी सावधानी के पहना जाए तो यह व्यक्ति को पीछे छोड़ देता है। लेकिन नी यांग पर यह रंग अपनी चमक खोता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने इसे बेज रंग की हाई हील्स के साथ पहना था, जिसे पहनकर चलने पर उनमें गजब की स्फूर्ति झलक रही थी। गुलाबी और बेज रंग का संयोजन चंचल परिष्कार का एहसास कराता है, जो जीवंतता और मासूमियत दोनों को संतुलित करता है। ली रोंगहुआ ने ईर्ष्या से कहा, यांग, तुम्हारा हर चियोंगसम बहुत अच्छा दिखता है। नी यांग ने हंसते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है। आप अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। उसके रोजाना के पहनावे में 80% चुंगसम था। ली रोंगहुआ ने जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। चियोंगसम हर किसी के लिए नहीं है। यह आप पर अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मुझ पर भी अच्छा लगे। चियोंगसम वास्तव में सबसे अधिक मांग वाले परिधानों में से एक है। इसके लिए न केवल अच्छे चेहरे की आवश्यकता होती है, बल्कि अच्छे फिगर और करिश्मे की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि वह सुंदर थी, लेकिन जब वह चियोंगसम पहनती थी तो वह अपरिष्कृत महसूस करती थी, जबकि नी यांग स्वाभाविक रूप से सुंदर दिखती थी। दोनों ट्राम से शहर चले गए। अब रेस्तरां में व्यापार मूल रूप से स्थिर हो गया था, इसलिए नी यांग अक्सर वहां नहीं जाती थी। वह मुख्य रूप से निर्धारित दिनों पर खातों का प्रबंधन करती थी, प्रदर्शन का मूल्यांकन करती थी और कभी कभी कर्मचारियों की सेवा के रवैये का परीक्षण करने के लिए खुद को ग्राहक के रूप में छिपा लेती थी। अध्याय 608 शंगगुआन हुई असाधारण दादाजी शादी के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं 2। इसलिए शहर में पहुंचते ही नी यांग तुरंत अखबार खरीदने के लिए न्यूज स्टैंड पर चली गई। जल्दी से इसे स्कैन करने के बाद नी यांग ने चुपचाप राहत की सांस ली। अखबार में किसी की मौत की खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सबसे बड़े भाई ने एक आसन्न आपदा को सफलतापूर्वक टाल दिया था। पिछले जन्म में इस घटना के बाद पूरे समाचार उद्योग में हंगामा मच गया था। सभी प्रमुख समाचार आउटलेट्स की सुर्खियां बॉटमलेस लेन में हुई हत्या के बारे में थी। उसके मालिक के घर में एक ऐसी ही खबर रखी हुई थी जिस पर नी यांग की अनजाने में नजर पड़ गई थी। क्योंकि यह उसके भाई द्वारा मरने से पहले छोड़ी गई आखिरी तस्वीर थी, इसलिए उसके मालिक और उसकी पत्नी ने न तो इसे देखने के लिए बाहर लाने की हिम्मत की, न ही इसे फेंकने का साहस किया। नी यांग के बगल में खड़े ली रोंगहुआ ने टिप्पणी की, यांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको समाचार पढ़ना पसंद आएगा। नी यांग ने अखबार को मोड़कर अपने बैग में रख लिया। मैं बस समय काट रही हूँ, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। वैसे बहन रोंगहुआ, मुझे अगले दिन बैंक जाना है, क्या आप आना चाहेंगी? हम्मा। ली रोंगहुआ ने सिर हिलाया, जरूर, मेरे पास भी करने के लिए कुछ और नहीं है। वे दोनों बैंक गए जहां नी यांग ने 1 लाख युआन निकाले। उस समय अगर आपको 10,000 से ज्यादा पैसे निकालने होते थे तो आपको 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। नी यांग ने कुछ दिन पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, इसलिए उसे जल्दी ही पैसे मिल गए।
ली रोंगहुआ ने नियांग को अपने कैनवास बैग में नकदी भरते हुए देखा। वह आश्चर्यचकित हुआ। यांग, तुम इतने सारे पैसे क्यों निकाल रहे हो? 1,00,000 युआन। यह इसका पूरा बैग है। यह पहली बार था जब ली रोंगहुआ ने इतना पैसा देखा था और यह अवास्तविक लग रहा था। वह नियांग के इतने सारे पैसे लेकर चलने को लेकर भी चिंतित थी। क्या होगा अगर उसे लूट लिया गया? घर खरीदने के लिए, नियांग ने जवाब दिया। घर खरीदना है? ली रोंगहुआ ने हैरानी से पूछा। आप घर क्यों खरीदना चाहेंगे? क्या आपके परिवार के पास पहले से ही घर नहीं है? निवेश, नियांग ने अपना बैग कंधे पर लटकाया। बहन रोंगहुआ, मैं आपको बता दूं, भविष्य में बीजिंग में रियल एस्टेट की कीमतें 10 गुना, यहाँ तक कि 1000 गुना बढ़ जाएंगी, खासकर शहर के केंद्र में घरों की। शहर के केंद्र की बात तो दूर, बीजिंग के बगल में स्थित यांजियाओ में भी घरों की कीमतें आने वाले सालों में बहुत ज्यादा होंगी। अब के विपरीत, जहां घर खरीदना गोभी खरीदने जैसा है, कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता है। सच में, ली रोंगहुआ नियांग के साथ बाहर चला गया। यांग, धोखा मत खाओ। क्या सिर्फ एक घर होना ही काफी नहीं है? इतने सारे घर खरीदने का क्या मतलब है? ली रोंगहुआ ने लोगों को सर्दियों के लिए गोभी जमा करते देखा था, लेकिन उसने कभी किसी को घरों के लिए जमा करते नहीं देखा था। नियांग ने हंसते हुए कहा, यह सच है। बहन रोंगहुआ, जब आप घर जाएं, तो अपने माता पिता से कहें कि वे जितना हो सके उतना पैसा रियल एस्टेट में निवेश करें। जो भी शहर के केंद्र में खरीदने में सक्षम है, उसे वही खरीदना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है, तो उपनगरों में खरीदना भी एक बढ़िया सौदा है। ली रोंगहुआ ने अपना सिर खुजलाया। यह थोड़ा अवास्तविक लगता है। अगर वह अपने माता पिता से उनकी सारी बचत अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए कहे, तो वे निश्चित रूप से मना कर देंगे। नियांग ने आगे कहा, बहन रोंगहुआ, मैं काफी गंभीर हूं। अगर आपके माता पिता घर नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप पैसे बचाकर खुद घर खरीद लें। सरकार की नीति अब वाकई अच्छी है। जब तक आपके पास नियमित नौकरी है, आप घर खरीदने के लिए बैंक से ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। 1983 के आरंभ में सरकार के पास गरीबी उन्मूलन की नीति थी, जिसके तहत ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की गई थी। ली रोंगहुआ को मिलने वाले सभी बोनस और वेतन के साथ वह एक महीने में 300 युआन कमाती है, जो बाद के वर्षों में एक सफेदपोश कर्मचारी के वेतन से भी अधिक है। बीजिंग के शहर के केंद्र में एक खाली शेल हाउस की कीमत 300 युआन प्रति वर्ग मीटर से अधिक है। 80 वर्ग मीटर का एक 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट केवल 20,000 युआन से थोड़ा अधिक खर्च करेगा। ऋण के साथ ली रोंगहुआ के लिए इस समय ज्यादा वित्तीय तनाव नहीं होगा। लेकिन नियांग की बातें सुनकर ली रोंगहुआ ने अपना सिर हिला दिया। क्या? घर खरीदने के लिए पैसे उधार लेना? क्या यह मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? साथ ही मुझे शहर में रहने का कोई आकर्षण नहीं दिखता। यह कबूतरों के बाड़े में रहने जैसा है। अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं देहात में एक बड़ा घर बनाता। वह विशाल और आरामदायक होगा। मैं चाहूं तो मुर्गियां पाल सकता हूं, या अगर चाहूं तो बत्तखें। शहर में रहना इतना प्रतिबंधित है कि एक पिल्ला होने पर भी पूरा घर बदबूदार हो जाता है। नियांग ने हंसते हुए कहा, बहन रोंगहुआ, आप जिस तरह से सोच रही हैं वह गलत है। अब आप जो घर खरीदेंगी वह आपकी वैवाहिक संपत्ति होगी। यह आपको कुछ सुरक्षा प्रदान करेगा, कम से कम आपको अपने ससुराल में कुछ सौदेबाजी करने की शक्ति प्रदान करेगा। एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास विवाह पूर्व कुछ संपत्ति हो और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। विवाह पूर्व संपत्ति? ली रोंगहुआ ने पूछा। विवाह पूर्व और विवाह पश्चात संपत्ति में क्या अंतर है? यद्यपि वह नियांग द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को पहचानती थी, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो वह उनका अर्थ नहीं समझ सकी। अध्याय 609 शंगगुआनदेहुई, जो हमेशा की तरह दादा नहीं थे, जिन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था। 3. नियांग ने कहा, अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह से पहले की संपत्ति आपकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जबकि विवाह के बाद की संपत्ति आपके और आपके जीवन साथी के बीच साझा की जाती है। अगर एक दिन आपकी शादी टूट जाती है, तो आपको शादी के बाद खरीदा गया घर और अपनी सैलरी दोनों को आधा आधा बांटना होगा।
लेकिन शादी से पहले आपके पास जो संपत्ति थी वह पूरी तरह आपकी है। बहुत से लोग कानून को न समझ पाने के कारण कष्ट भोगते हैं और कितनी ही महिलाएं निकम्मे पुरुषों द्वारा ठगी गई हैं और बेसहारा छोड़ दी गई हैं। ली रोंगहुआ ने आगे कहा, ऐसा क्यों? तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं अभी पैसे बचाऊं तो शादी के बाद मुझे इसे अपने साथी के साथ बराबर बराबर बांटना होगा? नी यांग ने सिर हिलाया, बिल्कुल, आप अपनी शादी से पहले की संपत्ति को भी नोटरीकृत कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे सुरक्षित दाव घर खरीदना है। आखिरकार घर की कीमत बढ़ जाती है जबकि बैंक में पड़ा पैसा निष्क्रिय रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आज 2 युआन से 1 किलो सुअर का मांस खरीदा जा सकता है तो शायद 20 या 30 साल बाद 2 युआन से सिर्फ एक आइसक्रीम ही खरीदी जा सकेगी। अगर आज 20,000 युआन से घर खरीदा जा सकता है तो हो सकता है कि बाद में आप 2 मिलियन युआन में घर न खरीद पाए। आप अभी 20,000 युआन घर पर खर्च करते हैं और भविष्य में इसकी कीमत 2 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो शायद बाद में आप शौचालय भी नहीं खरीद पाएंगे। ली रोंगहुआ को आश्चर्य हुआ, यांग, तुमने जो कहा वह सच है या झूठ? क्या घरों की कीमतें सचमुच इतनी तेजी से बढ़ेंगी? नी यान ने हल्की मुस्कान दी, कुछ भी संभव है। वैसे भी बहन रोंगहुआ, अपना पैसा बैंक में रखने से बेहतर है कि आप एक घर खरीद लें। ली रोंगहुआ ने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। ऋण ले लो। नियांग ने कहा, वर्तमान राष्ट्रीय नीति बहुत अच्छी है और आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे अभी भी मूलधन चुकाना है। ली रोंगहुआ ने कहा, मुझे पैसे उधार लेना पसंद नहीं है। और उसे हमेशा यह एहसास होता था कि घर में निवेश करने का विचार थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है। लोग भगवान नहीं हैं। कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 20 या 30 साल बाद क्या होगा? हो सकता है कि 30 साल बाद भी यह मकान बिक न सके, बेकार हो जाए और उसने बिना किसी कारण के हजारों युआन बर्बाद कर दिए हों। नी यांग मुस्कुराई और बोली, यह कुछ ऐसा है जिसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। यांग, क्या तुम सचमुच 1 लाख युआन का उपयोग घर खरीदने के लिए करने जा रहे हो? ली रोंगहुआ ने पूछना जारी रखा। हम्मा। नी यांग ने सिर हिलाया। यांग, क्या तुम्हें पैसे खोने का डर नहीं है? आजकल पैसा कमाना आसान नहीं है। हालांकि नियांग के पास काफी पैसा था, ली रोंगहुआ को पता था कि नियांग का पैसा आसानी से नहीं आया था। नियांग ने कहा, बीजिंग एक प्रथम श्रेणी का शहर है और प्रथम श्रेणी के शहरों में हमेशा लोग रहेंगे। जहां लोग हैं वहां घर भी होने चाहिए। इसलिए बहन रोंगहुआ, निश्चिंत रहें, इस निवेश से निश्चित रूप से लाभ होगा। ली रोंगहुआ ने सिर हिलाया, जब तक तुमने इस पर गहराई से सोचा है, यांग। ईमानदारी से नियांग ने ली रोंगहुआ की बाह पकड़ ली। बहन रोंगहुआ, आपको भी एक जगह खरीदनी चाहिए। ली रोंगहुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह देखकर कि ली रोंगहुआ अड़े हुए थे, नियांग ने उन्हें मनाना बंद कर दिया। वह बिक्री कार्यालय गई, एक बार में 5 घर खरीदे और फिर वापस आ गई। बहन रोंगहुआ, मैंने मूल रूप से अपना व्यवसाय संभाल लिया है। आप आगे कहाँ जाना चाहेंगी? नियांग ने ली रोंगहुआ की ओर देखा। ली रोंगहुआ ने कहा, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। यूटिस्ट रोड पर अभी अभी एक नई फूड स्ट्रीट खुली है। ठीक है। नियांग ने सिर हिलाया। दोनों फूड स्ट्रीट पर पहुंचे। बाद के वर्षों में खाद्य सड़कों की तरह सड़क के दोनों ओर दुकानें लगी हुई थीं और खाद्य सड़क पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लगभग एड़ी से एड़ी तक। नियांग और ली रोंगहुआ ने कुछ तले हुए चावल के नूडल्स और ग्रिल्ड मीट की कटारें खरीदी, एक जगह ढूंढी और खाने के लिए बैठ गए। वांग मेयिंग, जो शिवझेन और दकियांगजी की मां के साथ स्नैक स्ट्रीट पर भी थे। आज छुट्टी का दिन था और फैक्ट्री बंद थी। वांग मेयिंग ने ली रोंगहुआ को खाते हुए देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ली रोंगहुआ झो वेनहुआ की पीठ पीछे चुपके से खाना खाने के लिए। इस समय तक ली रोंगहुआ लगभग 2 महीने से झो परिवार के पास नहीं गया था और उसने झो वेनहुआ को कोई पैसा नहीं दिया था। पिछले सप्ताह
जब झो वेनहुआ को अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए 2 युआन की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें यह उपलब्ध कराना पड़ा। जब उसने झो वेनहुआ को 1000 युआन देने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। यह लीरोंग हुआ, क्या वह अभी भी झो परिवार में शादी करने पर विचार कर रही थी या नहीं? वांग मेयिंग ने अपना चेहरा कठोर कर लिया और एक सास जैसा व्यवहार किया। शियुजिन, लीरोंग हुआ को बुलाओ। चूंकि दकियांगजी की मां वहां थी, वह समझ सकती थी कि वह लीरोंग हुआ को कैसे डांटेगी। दाकियांगजी ने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन उसके बेटे को अन्य लोग भी चाहते थे जो उसके परिवार में विवाह करना चाहते थे, जिससे वांग मेयिंग को दकियांगजी की मां के सामने श्रेष्ठता का भाव मिलता था। अध्याय 610, आपके सामान्य दादा नहीं, प्रस्ताव देने वाले शंगगुआन देहुई 4। जैसे ही झो शियुजेन ने 3 शब्द लीरोंग हुआ सुने, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। लीरोंग हुआ कहा है। हालांकि झो शियुजेन को लीरोंग हुआ पसंद नहीं था, उसे लीरोंग हुआ का पैसा पसंद आया। हर बार जब वह बाहर लीरोंग हुआ से मिलती तो वह उसे खुश करने के लिए खाने का सामान खरीदता और फिर उसे खर्च करने के लिए पैसे भी देता। वहां वांग मेयिंग ने अपनी ठोड़ी से सिर हिलाया। झो जियुजिन तुरंत खड़ा हो गया। फिर 1 मिनट रुको, वांग मेयिंग ने आगे कहा। क्या हुआ? झो जियुजिन ने हैरान होकर पूछा। वांग मेयिंग ने आगे कहा, वहां भुना हुआ चिकन बिक रहा है, लीरोंग हुआ से 2 भुने हुए चिकन खरीदवाओ। एक यहां खाओ और एक अपनी आंटी के लिए ले जाओ। तुम्हारे भाई दाकियांगजी को भुना हुआ चिकन सबसे ज्यादा पसंद है। आखिरकार यह लीरोंग हुआ का पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन यह उसका चेहरा था जो लंबा हो गया था, इसलिए वांग मेयिंग को थोड़ा सा भी खेद नहीं हुआ। झो जियुजेन ने सिर हिलाया। ठीक है माँ, मैं समझ गया। दकियांगजी की माँ ने उत्सुकता से पूछा, यह लीरोंग हुआ कौन है? वांग मेयिंग ने गर्व से कहा, वह वही लड़की है जो मेरे बेटे पर टूट पड़ी है। मुझे यकीन है कि उसने मेरे बेटे को नाराज कर दिया है, इसीलिए वह मेरे पीछे आई है और मुझसे कह रही है कि मैं अपने बेटे को माफ करने के लिए मना लूं। दकियांगजी की मां ने आश्चर्य से कहा, कौन सी? वह कौन है? मैं देखना चाहती हूं कि यह लड़की जो किसी पर खुद को फेंक रही है कैसी दिखती है। वांग मेयिंग ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो वह वहां है। दकियांगजी की मां खड़ी हुई और उस दिशा में देखने लगी। क्या यह वही है जिसने चियोंगसम पहना हुआ है? अरे अरे, वह लड़की वाकई बहुत सुंदर है। वह इतनी सुंदर है, तुम किस बात से असंतुष्ट हो सकते हो? अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। क्या यह वही नहीं है जो पिछली बार नूडल रेस्तरां में नूडल्स परोस रही थी? इतनी खूबसूरत लड़की वह झो वेनहुआ पर खुद को क्यों फेंक देगी? कितना बेकार है। वांग मेयिंग ने उस ओर देखा, चियोंगसम वाली नहीं, बल्कि उसके बगल वाली चियोंगसम वाली। ओह, वह। हालांकि लीरोंग हुआ उसके बगल वाली लड़की जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी वह दिखने में आकर्षक थी और औसत युवतियों और युवा पत्नियों के बीच अलग दिखती थी। यह कितनी शर्म की बात है कि उसने खुद को किसी के सामने फेंक दिया था। दकियांगजी की मां हैरान हो गई, फिर बोली, चियोंगसम वाली वह लड़की उस लड़की की अच्छी दोस्त होगी जो तुम्हारे बेटे पर झपट रही है ना? शायद। वांग मेयिंग ने सिर हिलाया। इतनी जवान और इतने आकर्षक कपड़े पहने हुए आप कह सकते हैं कि वह अच्छी नहीं है। चियोंगसम पहनकर तैयार होना। क्या वह सोचती है कि वह किसी टीवी नाटक या किसी अन्य कार्यक्रम में है? दकियांगजी की मां ने आगे कहा, अच्छी दिखने वाली, अच्छी फिगर वाली एक युवा लड़की किसी भी चीज में अच्छी लगती है। वांग मेयिंग ने चाय की चुस्की ली। लोगों का दिल उनके पेट की तरह होता है, कौन जानता है कि वह वास्तव में किस तरह की व्यक्ति है। वह लीरोंग हुआ भी वास्तव में उस तरह के व्यक्ति के साथ घूमना, साथ में खाना खाना, क्या उसे वेनहुआ का चेहरा खोने का डर नहीं है? जब वह आएगी तो मुझे उसे एक अच्छा व्याख्यान देना होगा। दाकियांगजी की मां ने कहा, वैसे क्या पिछली बार ऐसी अफवाह नहीं फैली थी कि तुम्हारे वेनहुआ को किसी मिलते जुलते परिवार से कोई उपयुक्त प्रेमिका मिल गई है? यह लड़की अभी भी वेनहुआ से क्यों चिपकी हुई है? वांग मेयिंग ने धीरे से कहा, बेशर्म। बस देखो दाकियांगजी की मां, जब वह मुझे बाद में देखेगी
तो बस देखो कि वह मुझे कैसे खुश करने की कोशिश करेगी, मुझसे वेनहुआ को उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए मनाने के लिए कहेगी। दाकियांगजी की मां ने सिर हिलाया। वांग मेयिंग ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक वह संतुष्ट महसूस करने लगी और उसने जल्दी से एक गिलास पानी खत्म कर दिया। झो जियुजिन उन दोनों के पास गया। भाभी। नी यांग एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर उसने ली रोंगहुआ की ओर देखा। झो परिवार को फिर से देखकर ली रोंगहुआ का रंग बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, झो शियुझेन ने प्लेट में रखे भुने हुए चिकन के पैर को उठाया। ली रोंगहुआ कितना कंजूस था, यहां छुपकर अकेले ही भुने हुए चिकन के पैर खा रही है। क्या उसे अपनी होने वाली भाभी को नाराज करने का डर नहीं था? उसने बहुत लंबे समय से मांस नहीं खाया था। वह वास्तव में इसके लिए तरस रही थी। सौभाग्य से यहां उसकी मुलाकात ली रोंगहुआ से हुई। जैसे ही झो शियुझेन का हाथ भुने हुए चिकन के पैर की ओर बढ़ा, ली रोंगहुआ ने उसे उठा लिया और झो शियुझेन ने कुछ भी नहीं पकड़ा। उसने ली रोंगहुआ को हैरान होकर देखा। भाभी, आप क्या कर रही हैं? ली रोंगहुआ ने शांति से कहा, मैं आपकी भाभी नहीं हूं। मैंने झो वेनहुआ से पहले ही नाता तोड़ लिया है। अगर आप भुना हुआ चिकन लेग खाना चाहते हैं तो सुजिकिन से इसे खरीदवा लें। झो जियुझेन को ऐसा लगा जैसे उसने सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। टूटना। क्या ली रोंगहुआ झो वेनहुआ से नाता तोड़ देगा? यह कैसे संभव हो सकता है? कौन नहीं जानता था कि ली रोंगहुआ झो वेनहुआ से कितना प्यार करता था, मृत्यु और जीवन की हद तक। ली रोंगहुआ, तुम किस तरह का गुस्सा दिखा रहे हो? झो शियुझेन दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठा सका। क्या यह मेरा भाई था जिसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम इस बात से नाराज हो? चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पास मैं, तुम्हारी होने वाली भाभी यहाँ है, मैं निश्चित रूप से अपने भाई को अपना मन बदलने के लिए मना लूंगा। हालांकि तुम अशिक्षित हो, जिजिन जितनी सुंदर नहीं हो और जिजिन से कम प्रतिष्ठित परिवार से हो, लेकिन आखिरकार तुम इतने सालों से मेरे भाई के साथ हो, अगर योगदान के लिए नहीं तो कड़ी मेहनत के लिए। निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से अपने भाई से तुम्हारी अच्छी बातें कहूंगा और उसे मनाऊंगा कि वह तुम्हें न छोड़े। अब भुना हुआ चिकन पैर दे दो, मैं इसे खाना चाहता हूँ। ओह, और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ खर्च करने के लिए पैसे दो। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।